नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो महाराष्ट्र फाइल्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। महाराष्ट्र की राजनीति से उद्धव ठाकरे का राज समाप्त हो गया है। ना जनता के दिलों पर राज कर पाए, ना पार्टी बचा पाए, ना ही कुर्सी। सिंबल को लेकर भी बड़ा झटका लगा है। अब तो सिंबल को लेकर भी समता पार्टी ने अपना दावा ठोक दिया है। उद्धव अब पूरी तरह से बेचैन है। नजर अंधेरी विधानसभा उपचुनाव पर है, जहां से भी झटका लगने की पूरी उम्मीद है, क्योंकि अब बीजेपी और शिंदे सरकार ने मराठाओं के हित के लिए ऐसा फैसला लेने जा रही है जिससे उद्धव के साथ साथ शरद पवार भी चारों तरफ से परेशान होने लगे हैं। आज इसी पर चर्चा करेंगे। बातचीत के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के सीनियर एडिटर राजीव जी। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। बीजेपी और एकनाथ शिंदे की सरकार क्या कुछ प्लानिंग कर रही है मराठाओं के हित के लिए? देखिए, मराठा का मुद्दा, मराठा कोटा रिजर्वेशन का जो मुद्दा है वो बहुत पुराना है। मराठा के कई नेता हुए और अगर देखा जाए तो अभी तक 1962 से जो महाराष्ट्र में सीएम जितने हुए 18 में से 12 सीएम मराठा कम्युनिटी से आए हैं। लेकिन फिर भी इतने सालों के मराठा राजनीति के बाद भी जो शरद पवार के लिए भी बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी रही है, हमेशा मराठों के लिए कुछ वादा करते रहे हैं, लेकिन उनके लिए सामान्य स्तर पर कुछ नहीं किया गया। जो सामान्य मराठा लोग हैं, इन लोगों ने हमेशा रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर पॉलिटिकल गेन लेने के लिए, फ़ायदा लेने के लिए काम किया। लेकिन मराठा आरक्षण को लेकर जो चल रहा था वो 2018 में पहली बार भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना की सरकार थी, तो उसमें मराठा कोटा निर्धारित किया गया एजुकेशन और जॉब में। लेकिन उसके बाद 2019 में चुनाव हो गए। चुनाव के बाद शिवसेना थोड़े से उद्धव ठाकरे भटक गए और उन्होंने पूरा गठबंधन ही चेंज कर लिया। ये मामला चला गया सुप्रीम कोर्ट तक। सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद वहाँ पर 50% का कैप जो रिजर्वेशन का होता है वो मामला अटक गया। सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया कि मराठाओं को रिजर्वेशन अगर देते हैं तो 50% का जो कैप लगाया गया है रिजर्वेशन का, यानी कि जो नॉन रिजर्व जो परसेंटेज हैं, सीटें हैं, उनको नुकसान होगा। हम वो पहले का जो मंडल आयोग के समय में जो फैसला लिया गया था उसके खिलाफ नहीं जा सकते। सरकार ने फिर से रिव्यू पिटीशन डाला और अभी रिव्यू पिटीशन पेंडिंग में पड़ा हुआ है सुप्रीम कोर्ट में कि क्या मराठाओं को रिजर्वेशन दिया जा सकता है या नहीं। लेकिन इस बीच जो 2 सालों में महाराष्ट्र की एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना की सरकार ने, जो अघाड़ी सरकार थी, उसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने आरोप लगाना शुरू किया था कि सुप्रीम कोर्ट में जो हार हुई है उसके पीछे का कारण अघाड़ी सरकार की कमजोर रणनीति थी। अघाड़ी सरकार ने तैयारी ही नहीं की थी लीगल बैटल के लिए कि सुप्रीम कोर्ट में हम कैसे प्रेजेंट कर सके। इसके खिलाफ जो बातें कही गई, इसको रोकने की जो बातें कही गई, वो ज़्यादा मजबूत थी कि मराठाओं को कितना रिप्रेजेंटेशन है। अगर 1962 से अभी तक का रिपोर्ट देखें तो लगभग माना जाता है कि 60% तक विधायक जो महाराष्ट्र विधानसभा में है जो मराठा कम्युनिटी से आते हैं। 12 सीएम रह चुके हैं। जो महाराष्ट्र के अंदर मराठवाड़ा क्षेत्र में ज़्यादा मजबूत स्थिति में है, ज़मीन भी इन लोग के पास है, कृषि कार्य करने वाले खेतिहर लोग हैं। और इसमें सिर्फ एक जाति नहीं है, ये एथनिक ग्रुप है, मराठा कम्युनिटी है, जिसमें लुहार भी आते हैं, धोबी भी आते हैं, दूसरी छोटी छोटी जातियाँ भी आती है जो वहाँ पर कोली हैं, और उसके बाद जो किसान का काम करने वाले कृषक समुदाय हैं। तो ये सारी जातियां आती है, उसमें एक पूरा समुदाय है। और उस समुदाय के ऊपर ये बात कही गई कि जो महाराष्ट्र में इकोनॉमिक स्थिति अगर देखें, शुगर फैक्ट्री की बात करें तो शुगर फैक्ट्री भी 60-70% मराठा कम्युनिटी के हाथों में है। वो ऐसे ही हैं शरद पवार जैसे लोग, जो शरद पवार का पूरा परिवार है जो शुगर फैक्ट्री पर कब्जा किए हुए है, वहाँ का पूरा बिजनेस हैंडल करता है। ऐसे 2-4% जो उस कम्युनिटी के लोग हैं जो ऊपर बढ़े हुए हैं, वो सारे के सारे इस कम्युनिटी पर हावी हैं कि इन लोगों के अंदर से बड़े बड़े लोग निकल रहे हैं, नेता हैं, बिजनेसमैन हैं, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है इनके पास, और सारे सिस्टम पर मराठाओं का ठीक ठाक कब्जा है। तो इन्हें रिजर्वेशन की क्या ज़रूरत पड़ी है। लेकिन 5% लोग 95% लोगों की बदतर स्थिति के लिए कारण बने हुए हैं। वो अगर चाहते हैं कि इनको रिजर्वेशन दिया जाए
तो रिजर्वेशन दिया जाना चाहिए। महाराष्ट्र में एनसीपी की जो राजनीति रही है, शरद पवार की जो रणनीति रही है, वो मराठाओं को अपने आसपास रखे रहते हैं। मराठा कम्युनिटी का वोट शरद पवार को ज़्यादा मिलता रहा है, क्योंकि शुरुआती दौर से पहले तो भारतीय जनता पार्टी थोड़ा मराठाओं से भारतीय जनता पार्टी की अच्छी ट्यूनिंग नहीं थी, इनके साथ नहीं थे। शिवसेना के भी साथ धीरे धीरे जुड़ते गए, क्योंकि ये लोग हिंदुत्व की बात करते थे और उसके कारण थोड़ी परेशानियां सामाजिक स्तर पर रही थी। धीरे धीरे जुड़ाव हुआ और शिवसेना को भी अच्छा खासा समर्थन मिला। 30-30, 40-40 विधायक तक हुए शिवसेना में मराठा कम्युनिटी के। अभी भी सीएम जो हैं एकनाथ शिंदे मराठा ही हैं। भारतीय जनता पार्टी के चंद्रकांत पाटिल पूर्व अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष, और उसके साथ अभी जो मिनिस्टर हैं वो भी मराठा हैं। राहुल नार्वेकर भी मराठा हैं। तो स्पीकर से लेकर सीएम तक ये मराठा कम्युनिटी को बेहतर अपॉर्चुनिटी मिली, मंत्रालय भी अच्छे खासे मिले हैं। तो अब बारी है सामान्य मराठा परिवार को सुविधा देने की, और इसके लिए इंडिकेशन मिल रहा है, कई ऑप्शन तलाश किए जा रहे हैं। मराठाओं के रिजर्वेशन के लिए एक सब कमेटी बनाई गई, फिर से चंद्रकांत पाटिल जो हैं उसको लीड कर रहे हैं, नेतृत्व वही कर रहे हैं। और इसमें अब देखा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में जो रिव्यू पिटीशन है उसमें हम क्या क्या लीगल तरीके से मराठा रिजर्वेशन के लिए कर सकते हैं। एक तो एक पहला आधार है कि उनको अलग से कोटा दिए जाने पर जो प्रतिबंध है, पाबंदियां हैं कि 50% प्लस नहीं होना चाहिए। ईडब्ल्यूएस का कोटा ऐसे ही 10% है, जिसमें मराठाओं को मिला हुआ है अधिकार कि आप उसमें शामिल हो सकते हैं। लेकिन अगर अलग से रिजर्वेशन की जो बात चल रही है उसमें इन लोगों का एक पक्ष तो है सुप्रीम कोर्ट में बेहतर तरीके से रिप्रेजेंट करना कि हम क्यों मराठाओं को रिजर्वेशन देना चाहते हैं। ये वो बड़ी बड़ी बातें नहीं चलेगी यहाँ कि इतने % लोग हैं जो विधायिका में हैं, इतने पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन है, इतने सीएम हो गए, इतने बिजनेसमैन हैं, लेकिन ये तो 5% लोगों का रिप्रेजेंटेशन करते हैं ना। ये सारे लोग जो गांव में रहते हैं, सामान्य वर्ग के हैं, सामान्य काम करते हैं, उनके ऊपर ये हावी नहीं होने दिया जा सकता। इस 5% लोगों को जिनके कब्जे में ये सारी संपत्ति राजनीति है, तो इसके आधार पर दूसरे स्तर पर एक और उपाय किया जा रहा है, जो मराठा क्रांति मोर्चा के तरफ से भी कुछ सिफारिशें मिली है कि भाई हम अगर ऐसा है कि 50% से ऊपर रिजर्वेशन नहीं हो सकता तो हम 50% के दायरे में ही रहेंगे। हमें ओबीसी कम्युनिटी में, ओबीसी के अंदर जो अदर बैकवर्ड क्लास है उसके अंतर्गत हमें शामिल कर लिया जाए। अगर पूरे जो महाराष्ट्र पर कई कमीशन बन चुके, बापट कमीशन बना, उसके बाद खत्री कमीशन बना, तो ये सारे कमीशन के जो रिपोर्ट आए थे उन रिपोर्ट्स में अलग अलग आंकड़े दिए गए थे। ओबीसी को लेकर भी बताए गए थे कि 37% ओबीसी कम्युनिटी वहाँ पर है महाराष्ट्र के अंदर। तो जो 27% रिजर्वेशन ओबीसी को दिया जाता है, अगर 37% वो हैं, 32% टोटल महाराष्ट्र के पॉपुलेशन का लगभग 32% मराठा कम्युनिटी से आते हैं, तो उसमें ही हमें ओबीसी के अंतर्गत हमें शामिल कर लो और 27% जो रिजर्वेशन मिलता है उसमें डिवाइड कर लो। जो 37% ओबीसी के अंतर्गत जातियां आती है जो पहले से है, उन लोगों को उस 27% के आंकड़ों में से परसेंटेज भिड़ा लो और उसके साथ 18.5% उन लोगों को दो। 18% अगर उन लोगों के पास रहेगा तो जो 8.5%, 8.5% जो बचेगा कोटा वो मराठा कम्युनिटी के दे दो। तो ये भी ऑप्शन तलाश किए जा रहे हैं और उस सब कमेटी ने सारे जो तरीके हैं, ऑप्शन हो सकते हैं, वो देख लिए हैं। और जो पिछले दिनों चंद्रकांत पाटिल ने बताया था कि मराठा रिजर्वेशन के फेवर में वो लोग हैं और मराठाओं को रिजर्वेशन भारतीय जनता पार्टी और शिंदे की सरकार दिलाकर रहेगी। जी, तो ऐसे में तो शरद पवार को बहुत बड़ा झटका लगेगा, क्योंकि शरद पवार तो मराठाओं की राजनीति करते हैं। बिल्कुल लगेगा, और टारगेट भी भारतीय जनता पार्टी इस बात के लिए तैयार है कि जो मराठाओं के साथ सबसे बड़ा धोखा महाराष्ट्र में शरद पवार ने ही किया है। शरद पवार जो हर तरह के रिप्रेजेंटेशन को लेकर
एक भ्रम की स्थिति पैदा कर देते हैं कि मराठाओं को तो इतनी सुविधा मिली हुई है, इतने विधायक हैं, इतने सांसद हैं, आपके मुख्यमंत्री हैं, ये जो कंपनियां हैं, बड़े बड़े लोग हैं, ये सब शरद पवार जैसे लोग ही हैं। और ये वही दिखाकर ये एक तरीके से लोगों को भ्रम में रखकर 2009 में इन्होंने वादा किया था कि मराठाओं को रिजर्वेशन दिया जाएगा। इनकी सरकार दोबारा 2019 में बनी, शिवसेना के साथ उद्धव ठाकरे सीएम बने। उस समय इन्होंने क्या किया, 2018 में जो रिजर्वेशन की बात कानून पास हो गया था उसको भी ये वो हार गए। सुप्रीम कोर्ट में हारने का मतलब स्टेट गवर्नमेंट की हार है। रिव्यू पिटीशन डाला हुआ है, वो सिर्फ दिखाने के लिए है। लेकिन दूसरा रास्ता आपको पहले ही तैयार करना चाहिए था कि किस तरीके से इन लोगों को सुविधाएं दी जाए। अभी चंद्रकांत पाटिल ने हर जगह पर कोटा निर्धारित किया है। पिछले दिनों से वो जो घूम रहे हैं, जो उनका मंत्रालय है, और उस मंत्रालय में वो बार बार हर जगह पर हायर एजुकेशन में, टेक्निकल एजुकेशन में वो हॉस्टल दे रहे हैं मराठाओं के लिए। हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर मराठाओं के बच्चों को, उन वर्ग के बच्चों को एजुकेशन के लिए अलग अलग हॉस्टल की बात कर रहे हैं और वो प्रोवाइड भी कराया जा रहा है। मराठवाड़ा में बड़े डैम के लिए 11,000 करोड़ दिया गया है, अलग से बजट रखा गया है। तो ये मराठा कम्युनिटी के लिए ये सरकार अभी रिजर्वेशन का ऐसा जो फैसला लेगी उसका सबसे बड़ा असर शरद पवार के ऊपर पड़ने वाला है। क्योंकि शरद पवार जिस वर्ग को 32% वाले उस पूरे वर्ग को अपने साथ लाने की कोशिश इस बात पर सिर्फ करते हैं कि वो मराठा हैं, तो मराठा की राजनीति करना उनका जन्मसिद्ध अधिकार है। लेकिन अब महाराष्ट्र में विरासत की राजनीति पहले ही चली गई। उद्धव ठाकरे के हाथों से सब कुछ निकल चुका है। अब शरद पवार की बारी है, इनके हाथों से भी वो विरासत भी जाएगा और वो जिसके आधार पर ये राजनीति कर रहे हैं वो भी इनके पैरों तरह से खिसकने तो वाला है। अगला नंबर लगता है अब शरद पवार का है। क्या इसका पूरा इम्पैक्ट और असर चुनाव में देखने को मिलेगा? और बिल्कुल चुनाव में तो यही देखने को मिलेगा कि जब इन लोगों के सालों पुराने संघर्ष का अंत एक तरीके से होता है। अगर मराठाओं को रिजर्वेशन मिल जाती है, एकनाथ शिंदे भारतीय जनता पार्टी की सरकार अगर इस फैसले पर अड़ी रही और इसने ये करके दिखा दिया, तो शरद पवार का तो पूरा सुपड़ा साफ होने वाला है। इनके हाथों में कुछ नहीं रहेगा और उसके बाद शरद पवार खत्म हो जाएंगे जिस तरीके से उद्धव ठाकरे खत्म हुए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया समझाने के लिए। तो मुंबई की अंधेरी ईस्ट सीट पर उपचुनाव होने जा रहे हैं, जिसके नतीजे उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे के सियासी भविष्य को तय करेंगे। पर जो तस्वीरें सामने आ रही है उससे तो यही लग रहा है कि उद्धव को एक बार फिर से झटका लगने वाला है। तो वहीं शरद पवार मराठाओं की राजनीति करते आए हैं, पर उस पर भी बीजेपी शिंदे सरकार कब्जा जमाने की कोशिश में लगी हुई है। आज के हमारे शो में फिलहाल इतना ही। कल एक बार फिर से महाराष्ट्र से जुड़ी बड़ी खबर के साथ हाजिर होंगे। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।